अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बेस करता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पे। इससे पहले एक्सरसाइज 2A को हम डिस्कस कर चुके, जिसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को काफ़ी डिटेल में देखा। वहाँ मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन की बेसिक बात बता दी थी कि कैसे ये डायरेक्ट के साथ ही, वहीं पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वो वीडियो देखी हुई है, फिर आपके लिए आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने बात की कि अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, जैसे कोई भी दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, बुक्स हैं उनकी कॉस्ट है, या वर्कर्स हैं और नंबर ऑफ डेज हैं। दो चीज़ों के रिलेशन में आपको सिर्फ दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर एक चीज़ को इंक्रीज़ किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ दूसरी चीज़ भी क्या करेगी, इंक्रीज़। अगर ऐसा है, जैसे हमने इसकी एग्जाम्पल ली थी कि अगर बुक्स हैं और साथ में नंबर ऑफ कॉस्ट है, अगर आप बुक्स को इंक्रीज करते हैं, पहले 5 बुक्स हैं, फिर आपने 10 कर ली, फिर 20 करी, तो नंबर ऑफ कॉस्ट भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। वो जितनी भी है उस कॉस्ट में आप इंक्रीज देखेंगे। तो अगर इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो या दूसरी तरह डिक्रीज के साथ डिक्रीज हो, सेम बात हो रही हो, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही थी। इसके बारे में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इसका फॉर्मूला बनाया, सारी बात। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अगर एक तरफ इंक्रीज है तो दूसरी तरफ आपको डिक्रीज देखने को मिलता है कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। लाइक अगर आपके वर्कर्स जो हैं वो पहले 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और वो डेज लेते हैं 5। अब अगर वर्कर्स आपके 15 के बजाय हम 30 कर देते हैं, वर्कर्स हमने इंक्रीज कर दिए, तो हमारा टाइम कम हो के 5 के बजाय 2.5 डेज आ जाएंगे कि वही काम हम 2.5 डेज में कर लेंगे। वर्कर डबल हो गए ना, तो टाइम हाफ हो जाएगा। तो एक चीज़ इंक्रीज हुई, दूसरी चीज़ डिक्रीज हुई। ये जो रिलेशन है आपस में, दिस इज नोन एज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह ये भी क्या है, दिस इज अ रिलेशनशिप। और ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है, या ऑपोजिट केस कर लें, यहाँ पे आप डिक्रीज कर लें। मतलब अगर जस्ट इसको मैं चेंज करूँ ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए, यहाँ पे अगर मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, सो यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कैसे होगा ये, कि पहले 15 वर्कर्स थे तो हम काम कर रहे थे 5 डेज में। अब मैंने वर्कर 15 से कम करके 7 कर लिए, वर्कर्स को डिक्रीज कर लिया, तो नंबर ऑफ डेज मेरे क्या हो जाएंगे, 5 के बजाय मे बी मुझे फर्दर 9 डेज 10 डेज, मुझे इतना टाइम लग सकता है। मैं भी इसको फॉर्मूला तो आगे मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को डिक्रीज किया है तो आपको देखने को मिला कि ये चीज़ इंक्रीज हुई है, ऑपोजिट है। तो डिक्रीज के साथ इंक्रीज और इंक्रीज के साथ डिक्रीज, यानी ऑपोजिट केस में चलता है इनवर्स रिलेशन। ये रिलेशनशिप ही ऐसा है कि जिसमें आप एक चीज़ को बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिख लें। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, और एक ऐसा रिलेशनशिप है सच दैट इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे मैं ऑपोजिट लिख रहा हूँ, मतलब पहले इंक्रीज लिखा स्लैश डिक्रीज, कि अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज करें स्लैश डिक्रीज करें, सच दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन थिंग रिजल्ट्स इन द डिक्रीज और इंक्रीज। अब मैंने ऑपोजिट कर दिया, अगर पहले आपने इंक्रीज किया था तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी, स्लैश अगर पहले आपने डिक्रीज किया था अब वो इंक्रीज होगा। डायरेक्ट में आपने देखा होगा मैंने यहाँ सेम बात लिखी थी, रिजल्ट्स इन द डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ द अदर थिंग। जो मैंने वहाँ लिखी थी बिल्कुल वही बात भी लिखी जा सकती है, ये जस्ट मैंने थोड़ा सा वर्डिंग चेंज की है उसकी, जस्ट टू मेक श्योर कि आप डिफरेंट तरीके से अपनी नोटेशन में आपको लिखना आ सके। आपको पता होगा डेफिनेशन कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, आप उसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो उस बात की। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट, यहाँ आप लिख सकते जैसे मैंने पहले लिखा था, सच दैट इफ वन थिंग इंक्रीज और डिक्रीज द अदर विल, उसको हम उसके उसी के साथ रिलेट कर लेंगे, इंक्रीज को डिक्रीज में और डिक्रीज को इंक्रीज में, यानी ये ऑपोजिट केस में चलता है। यहाँ पे ये है
तो यहाँ पे हमारे साथ डिक्रीज और इंक्रीज को देखने को मिलेगा। ये बेसिक डेफिनेशन है। अब इसको हम लिखते हैं कैसे, जैसे हमने अभी एग्जांपल दी वर्कर्स की, डेज की, आगे आप देखेंगे कि मतलब नंबर ऑफ डेज जो आपने खाना कंप्लीट करना है, या जो वो फॉर्डर अगर एग्जांपल लेते हैं एनिमल्स की, तो वो चारा कितने दिन चलेगा और चारा होना कितना चाहिए, उसकी अमाउंट कितनी चाहिए, इसको भी हम कंपेयर करेंगे। तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास आ सकती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो लेट सपोज लेट वन क्वांटिटी बी एक्स एंड अदर भी वाई। एक चीज़ एक्स है, दूसरी चीज़ वाई है। अब मैंने वहीं भी आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि एक्स इज प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, वाई जब इनवर्स होगा तो डिफरेंस और कुछ नहीं है साइन में, सिर्फ वाई किस में आ जाएगा, डिवीजन के अंदर। अब इसको पढ़ेंगे एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगेन ये साइन किस चीज़ का है, प्रोपोर्शनैलिटी का, मैंने प्रॉपर बताया हुआ एक्सप्लेन किया हुआ है। और वही बात कि जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे, जब भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में, जब भी कभी आप किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, चाहे डायरेक्ट को चाहे इनवर्स को, इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट। अब वहाँ कांस्टेंट y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ तो ये y डिवाइड में ऑलरेडी, तो ये k ऊपर लिखा जाएगा। दिस इज नॉन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको पता होना चाहिए। दिस इज नॉन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरे लफ्जों में अगर आप देखें तो ये y जाके एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब मैंने आपको वहाँ भी एग्जांपल ये दी थी कि जब आपके पास दो, जैसे डेज की और वर्कर्स की मैंने बात की, तो पहले नंबर ऑफ डेज को आप x1 कहते हैं, दूसरे नंबर ऑफ डेज को x2 कहते हैं। सिमिलरली y1 आपके वर्कर्स हैं तो y2 आपके वर्कर्स हो जाएंगे। नहीं, चार चीज़ें बात हो रही होती है। तो लेट्स सपोज ये पहली बात आपस में रिलेट कर रही है, यहाँ पे आप 1 1 लगा लें तो x1 y1 का ये फार्मूला बना। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा के दोबारा इसी चीज़ की बात करता हूँ, लेकिन मतलब अब मैं लिखता हूँ x2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय y2, इक्वल का साइन आया k बाय y2, फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, x2 y2 इज इक्वल टू k आ जाएगा। अब दोनों k के इक्वल हैं तो दैट मीन्स ये आपस में इक्वल लिखे जा सकते हैं, इनका फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला बनता है, क्या आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 y1 दिस इज इक्वल टू x2 y2। ये रिलेशन बना ना आपकी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, कि अगर आप डेज को या वर्कर्स को कंपेयर कर रहे हैं और डेज को आपने एक्स कहा है, वर्कर्स को आपने वाई कहा है, तो उनका ये रिलेशन बनता है अगर वो इनवर्स रिलेशन के अंदर है। तो ये फार्मूला बनाने का बेसिक मेथड, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये बातें बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, मैंने ये बात प्रीवियस वीडियो के अंदर भी की थी, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये ऑब्जेक्टिव वाइज आपको ये चीज़ें अगर आएँ तो ये साइन का पता हो, इसकी क्वालिटी का चेंज करने का पता हो कॉन्स्टेंट कहाँ से आता है, क्यों आता है, और कैसे फिर ये आपस में x1 y1 x2 y2 इक्वल आता है, बिकॉज बोथ इक्वल टू के। अब हमें अभी k की वैल्यू नहीं पता, हम अभी उस तरफ नहीं जा रहे, या उस लेवल का हमने नहीं पढ़ा कि हम कांस्टेंट की बात कर सकें, ये भी आगे जाके हम कांस्टेंट फाइंड करते हैं। लेकिन अभी आपके लेवल पे इतना बेसिक पता होना ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें पता हों, फार्मूले के लिहाज से कैसे बना, जस्ट फार्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन बेसिक पता होगी तो आपको ऑब्जेक्टिव में या वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब अगर मैं इस चीज़ को एग्जैक्ट फार्मूला आपको लिखवा दूँ, एक तो ये चीज़ x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिखने के दो से डिफरेंट मेथड हैं। अगर दो चीज़ें आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में, तो अब मैं वो फार्मूलाज लिख रहा हूँ जिनकी बेस पे हम एक्सरसाइज 2b को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बातों में समझ आ गई, इनका रिलेशन कैसा है, इनका लिखने का तरीका कैसा है, सिंबल कौन सा यूज़ होता है, सारी बात। अब एक तो हम लिखेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। बाकी मैथ का बेसिक रूल याद रखें कि जब चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आपने पढ़ा था, मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम वहाँ चला जाए तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम विल गिव्स यू डिस्टेंस। इसी फॉर्मूले से हम डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। इसी तरह टाइम को निकालना हो तो एस यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी टी इज इक्वल टू डी बाई एस हो जाएगा। तो किसी भी फॉर्मूले में आप चीज़ों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए, मैथ्स के लिए भी आना चाहिए, फिजिक्स के लिए भी, या साइंस के अंदर भी आप उसको यूज़ करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। साइंस आपके लिहाज से चीज़ें आप ऐसे ही पढ़ेंगे, डिस्टेंस, टाइम, ये सारी, तो ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ डिफरेंट चीज़ों को, लेट सपोज मुझे x1 की वैल्यू चाहिए तो मैं y1 को यहाँ डिवाइड में ले आऊँगा, दैट विल बिकम x1 इज इक्वल टू x2 y2 बाई y1। अब यहाँ से मैं इजीली वैल्यूज पुट करूँगा जैसे हमने 2a में की थी, तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। सो एक ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे आप जिसको भी फाइंड करना चाहें, y2 करना है तो x2 वहाँ पे ले जाएं, तो ये तो हमारे अपनी आसानी के लिए होगा। सेकंड मेथड जो आप इसको लिखने का लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर डिवाइड में लेके आएंगे तो ये बनेगा x1 बाय y2। देखें यहाँ से ये y2 डिवाइड में जा सकता है, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ x2 रह जाएगा
और यहाँ डिवाइड में y1 आएगा। अब अगर आप फोकस करें तो डायरेक्ट में मैंने कहा क्या था, सेम चीज़ें, x1 बाय y1, x2 बाय y2, यहाँ ऑपोजिट है। अगर यहाँ डिवाइड में y2 रख रहे हैं तो यहाँ पे आपके x2 आ रहा है और y1, देखिए 1/2 यानी एलिमेंट्स को छोड़ भी दें अगर x और y को, तो 1 और 2 है, यहाँ 2 और 1 है, तो ऑपोजिट केस बन गया कि नहीं बन गया। तीसरी बात इसके बारे में एक और लिखी जा सकती है, अगर x2 को डिवाइड में ले आए, मतलब x1 और इस x2 को यहाँ, मतलब सारी बातें जो निकल रही हैं बेसिकली इसी फॉर्मूला से निकल रही हैं, x1 y1 वाली से। अब जिसको आपने लेके आना है डिवाइड में वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं अगर x2 को अब यहाँ पे लेके आता हूँ तो x1 बाय x2 और y1 को वहाँ ले जाता हूँ तो दिस विल बिकम y2 बाय y1। अब यहाँ भी देख लें, अगर मैं x और x को एक तरफ रख रहा हूँ और y को, लेकिन तब भी आपका केस ऑपोजिट ही बनता है इन्वर्स के केस में, कि यहाँ 1/2 है, यानी पहली जो आपकी क्वांटिटी होगी, जो सेकंड क्वांटिटी होगी x के लिहाज से, उसका रिलेशन बनेगा 2/1 के साथ। यहाँ 1/2 तो यहाँ 2/1। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर आपको ये वाला फार्मूला समझ मतलब याद रख सकते हैं, आप समझ आ सकता है, इसको अपने माइंड में रखें तो ये बहुत सबसे ज़बरदस्त है, x1 y1 x2 y2। या आप इसके अलावा ये वाले ऑपोजिट केसेस देख सकते हैं, अगर यहाँ y और x और y को देख रहे हैं तो यहाँ x और y आएगा लेकिन ऑपोजिट केसेस में आएगा। सिमिलरली ये भी आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट में सेम चीज़ें आती हैं, इन्वर्स में बस ऑपोजिट आती हैं। तो ये बेसिक बातें पता होंगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी है और कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग रहता है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2b की तरफ। Exercise 2b. Which of the following quantities are in inverse proportion? State the assumption made in each case. अब यहाँ पे एक assumption की बात हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे भी क्वेश्चन में बात आएगी, इसी को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी डेज और वर्कर की, कि आपके पास नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। अभी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले इस बात को दोबारा देख लेते हैं। नंबर ऑफ डेज पहले आपके पास अगर 5 थे, वर्कर्स 15 थे। मैंने कहा अगर आप नंबर ऑफ डेज को चाहते हैं बढ़ाना, मतलब अगर आपने वो काम 5 के बजाय 2.5 मतलब अगर कम करना चाहते हैं, 2.5 डेज में काम करना, तो वर्कर्स को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बात तब हो सकती है अगर हम एक अजम्पशन करें। क्या अजम्पशन करें? कि ऑल दी वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स आपके हैं, वर्क एट द सेम रेट, कि वो सारे वर्कर्स एक जितना काम और एक रेट पे काम करते हैं, जो कि आइडियली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये अजम्पशन करते हैं मैथ्स में। अगर हम ये ना करें तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। मे बी जो 15 वर्कर्स पहले थे वो थोड़ा स्लो काम करने वाले थे या थोड़ा जल्दी काम करने वाले थे। जो 30 वर्कर्स जो आप एक्स्ट्रा लेके आते हैं वो बिल्कुल ही उनको काम नहीं आता या उन्होंने बहुत स्लो काम किया, तो 5 के बजाय क्या पता वो 10 डेज कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये अजम्पशन लगाएं जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप कोई बात करते हैं टैप फिलिंग की, कि आप टैप और आप बकेट को फिल कर रहे हैं, किसी टैंक को फिल कर रहे हैं, तो टैप्स आपने सारी एक जितनी ओपन करनी है, ये भी एक अजम्पशन है। अगर पूछेगा आपसे तो बतानी है आपको। यहीं पे लिखा हुआ है कैटल टू बी फेड एंड द सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉडर, यानी आपने अगर जानवर हैं उनको चारा खिलाना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वो सेम रेट पे खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई स्लो खा रहा है कोई तेज़ खा रहा है, तो वो उससे डिफरेंस आ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये अजम्पशन जो इसने बात लिखी हुई है कि यही है, जहाँ भी आप क्वेश्चन में आपको अजम्पशन की बात करेंगे वो यही बात है कि आपको ये पता हो कि जो भी काम हो रहा है वो सेम रेट पे हो रहा है, क्योंकि रेट की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो 2b में हम रेट को ज़्यादा डिस्कस करेंगे और 2a में हम डिस्कस किया था हमने रेशो को, तो सेम चीज़ की कंपैरिजन था। 2b में हम रेट की बात करते हैं, तो रेट आपका सेम होना चाहिए किसी चीज़ का, किसी भी जो आप क्वांटिटी देखेंगे तब भी आप उसकी इन्वर्स या डायरेक्ट की बात कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे अजम्पशन के लिहाज से बेसिक बात पता होनी चाहिए। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं कौन से पार्ट जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और फिर बताना भी है कि उसमें अजम्पशन क्या लगाई है। पार्ट ए देख लें, द नंबर ऑफ पेंसिल फरहान बायज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। आपने कितनी पेंसिल्स बाय की हैं और उनकी कॉस्ट क्या है, ये डायरेक्ट है या इनवर्स, सोचें ज़रा। अगर लेट सपोज मैं पहले 5 पेंसिल्स बाय करता हूँ, मुझे मिलती हैं 50 की, तो मैं अगर 10 कर दूंगा तो कितने की मिलेंगी? 100 की। तो मैंने पेंसिल्स बढ़ाई, मेरी कॉस्ट भी बढ़ गई, तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। एज इंक्रीजिंग पेंसिल्स the cost will also increase, कि एक चीज के दूसरी चीज भी इंक्रीज हुई, सो इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिंपल सी आपने बात लिख दी। सिमिलरली सेकंड पार्ट देख लें, द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब मैंने एग्जांपल दे दी थी, अब एक बड़ी आसान से एग्जांपल है। आप टैंक के बजाय बकेट ले लें। आप एक बकेट में एक टैप को ओपन करते हैं, टैप मीन्स जो टूटी आप घर में जो नॉर्मली यूज़ करते हैं उसे आप ओपन करते हैं। एक टैप को ओपन करने से बकेट लेट सपोज 10 मिनट्स में फिल होती है, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब आपने उसी बकेट के अंदर 1 के बजाय 3 टैप्स ओपन कर दी। अब वही काम जो पहले 10 मिनट्स में हुआ था, मे बी अब वो 4 मिनट्स में हो जाए, बहुत जल्दी हो जाएगा। जस्ट आपने नंबर ऑफ टैप्स को इंक्रीज किया। तो एज इंक्रीजिंग द टैप्स द टाइम विल डिक्रीज,
मतलब एक चीज़ आपने इंक्रीज, दूसरी चीज़ क्या होगी, डिक्रीज हो गई, तो वहाँ पे आपका कौन सा केस बनता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहीं पे इसी को अगर मैं चेंज करूँ, ए पार्ट के बजाय बी आ जाएगा। हम इंक्रीजिंग टैप्स को इंक्रीज करेंगे और कॉस्ट नहीं बल्कि आपकी जो टाइम है वो डिक्रीज होगा, तो हम कह देंगे कि ये क्या है। मतलब मैं पूरा इसकी सेंटेंस बनाता हूँ कि एज इंक्रीजिंग द टैप्स, जब आप टैप्स को इंक्रीज करेंगे, द टाइम विल डिक्रीज, कि जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो जो आप नंबर ऑफ टैप्स बढ़ाएंगे। सो इट इज एन कर लें, इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज वॉवल है तो वो साथ में एन लगाएंगे। इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। अजम्पशन यहाँ लगाना जरूरी है, इनवर्स प्रोपोर्शन में अजम्पशन की बात लाजमी आती है। अब ये कब हो सकता है, एज्यूम दैट, कि हम ये एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, सपोज करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने अजम्पशन कहा तो मैं एज्यूम का वर्ड यूज कर रहा हूँ। एज्यूम दैट ऑल द टैप्स आर रनिंग एट द सेम रेट। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि अगर वो टैप आपने, एक टैप पहले जो ओपन की थी बिल्कुल फुल ओपन की हुई थी, वो आपको 5 मिनट 10 मिनट्स लगा रही थी, और जब बाकी आपने टैप्स ओपन की उसको बिल्कुल आपने इतना स्लो कर दिया कि वो क्या पता जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लें। तो मतलब ये है कि आपने अज्यूम जो करना है, जो चीज़ लेके चलनी है रेट, वो बिल्कुल सेम लेके चलना है। तो सारी टैप्स को अगर आप एक जितना ओपन करेंगे और जितना पहले आपने ओपन किया था फर्स्ट टाइम में, तो आप देखेंगे कि टैप्स को इंक्रीज करने से आपका टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक चीज़ इंक्रीज और दूसरी चीज़ डिक्रीज हो तो दैट मीन्स ये किसका केस बनता है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट। द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड, लेइंग मतलब बिछाना या बनाना, लेइंग मतलब वो बिछाने के सेंस में कहते हैं, क्योंकि रोड को बिछाया जाता है, बनाया जाता है नीचे। द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड, जितने लोग रोड को बना रहे हैं, बिछा रहे हैं, और जो लोग मतलब जो जितना टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए, ये आपस में क्या है, ये तो वही वर्कर्स वाली और डेज वाली एग्जांपल होगी, तो ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे भी हम अगेन वही लिखेंगे कि ये सी पार्ट का सोल्यूशन है, लेकिन इसमें लिखा क्या जाएगा, एज इंक्रीजिंग द मैन। आप अगर मैन को इंक्रीज कर लें, मतलब जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, द टाइम विल डिक्रीज, आप देखेंगे कि जो ही आपने नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग द मैन, द टाइम विल डिक्रीज, सो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पे अज्यूम क्या करना है कि जितने भी आपके वर्कर्स हैं दे आर वर्किंग एट द सेम रेट, आपके वर्कर्स का रेट जो है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये ना हो एक स्लो काम कर रहा हो और एक तेज काम कर रहा हो। एज्यूम दैट ऑल दी वर्कर्स वर्क एट द सेम रेट, कि वो सारे एक रेट पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये बात कही जा सकती है उनके बारे में। नेक्स्ट पार्ट देख लें, डी पार्ट। द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फॉडर। नंबर ऑफ कैटल यानी आपके पास जो जानवर जो भी सारे हैं उनकी, मतलब अगर आप स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं, और अमाउंट ऑफ फॉडर जो आपको चारा उनको खिलाना है वो कैसे, वो उसका क्या रिलेशन होगा आपस में। तो बड़ा सिंपल सी बात है, देखें अगर पहले आपके पास 10 एनिमल्स हैं, आप उनके लिए 5 kg लेके आते हैं, आप 10 के बजाय 20 हो गए, तो क्या 5 kg पूरा हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ये पूरा नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंक्रीज होगा, आपको 5 के बजाय आपको भी 10 kg या 15 kg फॉडर लाना पड़ेगा। चारा चारा बढ़ाएंगे तभी तो आपके जो एनिमल्स हैं वो खा सकेंगे या उनकी जो भूख है वो पूरी होगी। दैट मीन्स डी पार्ट कैन बी रिटन एज, यहीं पे आप इसको मेंशन कर लें कि एज इंक्रीजिंग द, क्या चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैटल, सिंपल कैटल भी लिख सकते हैं, एज इंक्रीजिंग द कैटल द फॉडर विल ऑल्सो इंक्रीज, कि जो ही आप मतलब कैटल को इंक्रीज करेंगे तो फॉडर को भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप एनिमल्स आपके कम हों और ज़्यादा हो जाएं और आप फॉडर को कम ही रखें। द फॉडर विल ऑल्सो इंक्रीज, इसी में सेंटेंस में चेंज इसलिए करूँ कि आप उसी चीज़ को फिर आपके लिए भी आसानी है लिखना। सो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन जाता है। इसमें भी आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो सारे, क्योंकि खाना खाने की बात हो रही है तो सारे वो सेम रेट पे खाना खाएं, उनका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि फिर अगर डिफरेंस होगा तो आपका ये क्वेश्चन इनवर्स भी बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि एज्यूम करना कि सारे जो हैं वो सेम रेट पे काम कर रहे हों, कोई भी काम हो रहा है, कुछ खाना खा रहे हैं। एज्यूम दैट ऑल दी कैटल ईट फॉडर एट द सेम रेट, कि जितने भी वो मतलब एनिमल्स हैं वो सारे सेम रेट पे खाना खा रहे हैं। तो फिर अगर आप एनिमल्स को बढ़ाएंगे तो आपको फॉडर भी बढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इन जो लास्ट ई पार्ट है, द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपके पास नंबर ऑफ कैटल और टाइम की बात आ गई। अब यहाँ पे भी अगेन सारी वही बात है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग द कैटल, अगर आप नंबर ऑफ कैटल बढ़ाते जाएंगे
चारा आपने उतना ही रखा है जो पहले मैंने डिवाइड में बताया था, अब आप चारा इंक्रीज नहीं कर रहे, द फॉर्डर विल डिक्रीज द टाइम टेकन, सॉरी जो आप टाइम, फॉर्डर तो डिक्रीज तो वो तो खत्म कर देंगे उसको खा के, लेकिन अब आपका जो दो बातें कंपेयर हो रही हैं वो कौन है, एक नंबर ऑफ कैटल कंपेयर हो रहा है और एक टाइम कंपेयर हो रहा है। तो एज इंक्रीजिंग द कैटल, ये ई पार्ट का सोल्यूशन है, मेंशन भी कर लें, एज इंक्रीजिंग द कैटल द टाइम विल डिक्रीज, कि आपने अगर उनके सामने 5 kg जो है फॉर्डर रखा हुआ है, पहले आपने 10 एनिमल्स थे उनको आपने वहाँ पे कहा कि अभी खाना खा सकते हैं, तो वो लेट सपोज 3 घंटे में या 2 दिनों में वो ख़त्म करते हैं। अब अगर आपने उनकी तादाद बढ़ा दी, नंबर ऑफ कैटल को इंक्रीज कर दिया आपने, वो 15, 20, 30 पे ले गए और आपने चारा वही रखा है, वही 5 kg है, तो जो पहले 2 दिनों में ख़त्म हुआ था अब वो क्या होगा, शायद आधे दिन में ख़त्म हो जाए, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, द टाइम विल डिक्रीज, सो इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सारी बात चेंज हो गई, इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन। एज्यूम आपका यहाँ पे सेम रहेगा बिकॉज कैटल भी वही है, फॉर्डर भी वही है। एज्यूम दैट ऑल द कैटल ईट फॉर्डर एट द सेम रेट, कि वो सेम रेट पे खाना खा रहे हैं, इसलिए उनका पहले 2 दिन अगर लगे थे, कम कैटल्स थे, अब आपने इंक्रीज किया तो आपका टाइम इंक्रीज हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, काफ़ी डिटेल में करवाया मैं, ताकि आपको बेसिक यहाँ से समझ आ जाएगी अगर कंपैरिजन की, एज्यूम करने की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2, 8 men can build a bridge in 12 days. Find the time taken for 6 men to build the same bridge. State the assumption made. सबसे पहले तो आप assumption लिख लेते हैं, solution में आए। Let, दो चीज़ें जो कंपेयर हो रही हैं उनको भी साथ ही लिखें और assume भी साथ ही कर लें। Let the men be X and days be Y. जिन दो चीज़ों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनको हम ये कर लेते हैं। Assume that all men वर्क एट दी सेम रेट, कि वो सेम रेट पे काम कर रहे हैं। अब हम अगली बात कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट हैं या इन्वर्स हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये एज्यूम करना ज़रूरी है कि वो सेम रेट पे काम कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको एक्स और वाई की तो बात समझ आ गई, पहले हम लिख लेते हैं x1, पहले कितने पर्सनस थे आपके पास, 8, उस वक्त आपका काम कितने दिनों में हो रहा था, y1 इज इक्वल टू 12। अब आपके पास पर्सनस हो गए x2 इज इक्वल टू 6। अब आपने चेक करना है कि आपके पास डेज कितने होंगे, तो क्वेश्चन के सोल्यूशन में आके क्या लिखेंगे, सो फॉर्मूला आपके पास है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब इसमें से आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, y2, तो इस x2 को यहाँ डिवाइड में ले आए। मैंने बताया था ना इस फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा आसान बात यह है कि आप इसी को मैनेज करके चीज़ें लिख सकते हैं। उधर क्या रह जाएगा, अकेला y2। अब वैल्यूज पुट करें, x1 की जगह 8 मल्टीप्लाई y1 की जगह 12 डिवाइड बाय x2 की जगह 6, दिस इज इक्वल टू y2। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, जस्ट सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6, दिस विल गिव यू 16। तो 16 नंबर ऑफ डेज आपको लग जाएंगे अगर आप इनको चेंज करते हैं, तो दिस विल गिव यू 16 इज इक्वल टू y2। और किसको कहा था आपने, y2 डेज को। सो अब लास्ट में लिख देंगे कि अगर 8 मैन ब्रिज को बिल्ड करते हैं 12 डेज में, तो 6% कितने दिन में करेंगे सैम ब्रिज को, 16 डेज में। सो 6 men will take 16 days, बिकॉज आपने तो क्वेश्चन y2 x2 में खुद चेंज किया था ना। हम तो मेंशन कर दें जिस चीज़ को आपने फाइंड किया है कि जो 6 लोग हैं वो उसी काम को करने में 16 डेज लेंगे। अब देखें, एक तरफ आपने पर्सनस को क्या किया, 8 से 6 डिक्रीज किया, पहले 8 बंदे थे अब 6 बंदे, 2 लोग छुट्टी पे चले गए, कहीं पे घर चले गए, तो आपने 12 से 16 डेज पे आ गए, इधर कमी हुई, इधर डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गए। इट इज एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। 35 वर्कर्स को आपने एम्प्लॉय किया, यानी हायर किया कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कोई घर बनाना है, कोई प्लाजा बनाना है, वो आपने 16 डेज में बनाना है। बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज। लेट्स सपोज ऐसा होता है कि आपको जो कंपनी का बॉस है वो कह देता है बिकॉज ओपनिंग सेरेमनी हो सकती है, कोई भी ऐसी रीज़न हो सकती है कि पहले 16 डेज में हमने काम करना था, अब प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई है, हमें 14 डेज में से कंप्लीट करना है बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी। ये तो नॉर्मल डेली लाइफ में होता है। अज्यूमिंग दैट ऑल, अब इसने खुद ही लिख दिया, देखें, अज्यूमिंग दैट ऑल दी वर्कर्स वर्क एट द सेम रेट। कहता है मैं खुद ही बता रहा हूँ कि आप ये अज्यूम करें कि सारे वर्कर्स सेम रेट पे काम करते हैं, बताएं कितने मजीद वर्कर्स आपको चाहिए होंगे, मतलब मोर कितने वर्कर्स चाहिए। 35 तो आपके पास है ही है ना ऑलरेडी, आपको एक्स्ट्रा कितने वर्कर्स चाहिए अगर आपको 2 दिन पहले काम को ख़त्म करना है। तो सोल्यूशन में आके फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट करें, लेट दी वर्कर्स बी एक्स
एंड साथ में किसकी बात हो रही है, डेज की, डेज बी वाई। x1 पहले कितने वर्कर्स हैं 35, उस वक्त कितने डेज थे हमारे पास 16 डेज। x2 वी डोंट नो क्या वर्कर्स कितने हैं हमारे पास, लेकिन y2 हमें अब वो काम 14 डेज में करना है। फॉर्मूला आपको ये कहता है कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, इनवर्स प्रोपोर्शन है ऑब्वियसली। अब आपको किसको फाइंड करना है, x2 को, तो ये y2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x1 y1 बाई y2 इज इक्वल टू x2। देखो कितना आसान हो गया, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। दिस इम्प्लॉयज x1 की जगह 35 मल्टीप्लाई y1 की जगह 16 डेज, अब आपके पास 14 डेज। दिस इज इक्वल टू x2, अगेन कैलकुलेटर आपको अलाउड है, जस्ट 35 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 14, दिस विल गिव यू 40। अब क्या हमें ये पूछा गया था कि अब आपके पास वर्कर्स कितने हैं, नहीं, हमें कहा गया था हाउ मेनी मोर वर्कर्स डज ही नीड। 35 तो ऑलरेडी पहले थे, अब हमारे पास 40 वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अगर हमने काम 14 डेज में कंप्लीट करना है तो कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर किए हमने, 5 मोर वर्कर्स। कैसे, एज यहाँ पे लिख भी लें, वी हैव 35 वर्कर्स बिफोर स्टार्टिंग, ये आंसर जो आपका आया ठीक है उसको लिखा है मैंने, स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, सो वी विल नीड 5 मोर। कि 35 तो हमारे पास पहले ही थे, आंसर हमारा 40 आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैं 40 में से 35 माइनस करूं तो 5 आंसर आता है। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन की सेंस है वो ये कि पहले आप काम कर रहे हैं 35 वर्कर्स के साथ, आपको 16 डेज का प्रोजेक्ट मिला, साथ ही उन्होंने कहा कि आप 14 डेज में करना है, तो जो कंपनी होगी जिनके वर्कर्स काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वही तो नहीं करेंगे कि 35 को वापस बुला लेंगे, वो वहीं पे 5 वर्कर्स अपने एक्स्ट्रा और भेज देंगे कि जाएं आप भी उनकी हेल्प करें ताकि ये काम जल्दी कंप्लीट हो सके। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। सो यही यहाँ पे केस है कि 35 वर्कर्स ऑलरेडी वहाँ पे थे, हमने 5 वर्कर्स एक्स्ट्रा भेज दिए कि हमें काम को 2 दिन पहले खत्म करना है। तो ये क्वेश्चन की सेंस है, इस सेंस में आप इसको लिखें, इसको समझे ताकि आपको बात की समझ आ सके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंसाइनमेंट ऑफ फॉर्डर। कंसाइनमेंट मतलब कहते हैं वैसे तो बेसिकली कि किसी एक मतलब पूरे बल्क की बात करना, कोई चीज़ आपको अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिल गया तो पूरी कंसाइनमेंट कहा जाता है उसको। अब यहाँ पे क्या है, कंसाइनमेंट ऑफ फॉर्डर मतलब एक जो चारा है, जो खाने की चीज़ है, उसकी एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट, बहुत बड़ा आप एक साथ उसको ले आए 50 kg की फॉर्म में या कुछ ऐसा, बिकॉज आपके पास कैटल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसने कंसाइनमेंट का वर्ड यूज़ किया है कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप किसी चीज़ को जब बात करते हैं उसको कंसाइनमेंट के लिहाज से बात करते हैं। अ कंसाइनमेंट ऑफ फॉर्डर कैन फीड 1260 कैटल फॉर 50 डेज, कि अगर आपके पास मतलब जो खाना है चारा वो बहुत ज़्यादा हो तो वो 1260 कैटल को यानी 1260 एनिमल्स को वो 50 डेज में मतलब कवर कर सकते हैं, हम उनको खिला सकते हैं। गिवन दैट ऑल दी कैटल कंज्यूम द फॉर्डर सेम, अब उसने खुद ही कह दिया, गिवन आपको खुद बताया जा रहा है कि जितने भी हमारे कैटल्स हैं वो सारे एक ही रेट पे खाना खाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, हम तो चेंज करते हैं, वर्कर्स भी अपना वर्क का रेट चेंज करते हैं, लेकिन हम क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आइडियली हम जब बात करें तो फिर हमें ये असम्पशन लगानी पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्डर कैन फीड फॉर 75 डेज, दो यहाँ पे पार्ट्स बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सोल्यूशन में आके अपनी हम बात करते हैं जो पहले हम करते थे कि किन दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, कैटल्स को जो कि 1260 है और डेज को। तो लेट नंबर ऑफ कैटल, ये नंबर को शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है, एन ओ आगे डॉट लिख दें, नंबर ऑफ कैटल बी एक्स एंड साथ में किसकी बात हो रही है, डेज की, एंड डेज बी वाई। कैटल जो है हमारे एक्स हैं और डेज हमारे वाई हैं। x1 पहले कितने कैटल्स हैं 1260, तब कितने डेज लग रहे हैं हमारे 50 डेज में, वो कवर करते हैं उसको। अब हमारे पास द नंबर ऑफ कैटल, सेकंड पार्ट की बात करें तो x2 हमें फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व करना है हमें, सॉरी x2 की बात करें तो x2 हमें नहीं पता कि अब कैटल कितने हैं, लेकिन अब हमें y2 पता है कि वही खाना कितने दिनों में चल रहा है 75 डेज में। तो हमने कंसाइनमेंट को चेंज नहीं किया, इक्वल कंसाइनमेंट है, लेकिन अब कैटल में कितनी कमी आएगी हमारे पास कि वही खाना जो 50 पर जो पहले कैटल का था वो अब 75 तक चला जाए। सो हमारे पास अगेन फॉर्मूला है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। क्या फाइंड करना है x2, तो ये y2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x1 y1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे y2 आ जाएगा,
दिस विल बी इक्वल टू x2। ये ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू x2 कि आपको वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ तो आप ये फार्मूला लिखें, जस्ट आपको जो चीज़ अननोन फाइंड करना है वो, दूसरे फार्मूले में भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है इनवर्स में अगर दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं। ये बड़ा सिंपल है, इसमें आप सारे काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। x1 आपके पास 1260 थे कैटल्स, मल्टीप्लाई y1 पहले आप 50 डेज कंज्यूम करते थे, अब 75 डेज हैं। बताएं कैटल कितने हैं x2, तो आप सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 1260 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 75 विल गिव यू 840। तो दैट मीन्स हमारे पास जो कैटल्स हैं वो कम हो गए ड्यू टू सम रीज़न, वो कहीं चले गए हैं, आपने सेल आउट कर दिए हैं। अब आपके पास 840 कैटल्स रह गए हैं, ये आपने लिखना है। सो द नंबर ऑफ कैटल इज 840। तो जो हमसे बात पूछी गई थी, बताएं नंबर ऑफ कैटल कितने, तो वो कितने 840। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। सेकंड पार्ट के लिए अगेन आप सारी बात यही करेंगे, जस्ट क्वेश्चन की जो सेंस है वो चेंज हो जाएगी। अब x1 और y1 तो यही है, देखते हैं आप x2 और y2 की फॉर्म में क्या बात की गई है। अब नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करने हैं, तो दैट मीन्स y2 हमारा अननोन है। अब इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फॉर्डर, अगर आपने कैटल फीड करने 1575, अब आपने इंक्रीज कर दिए, पहले आपने सेल आउट किए थे या आपने कहीं दे दिए थे, कहीं चले गए थे, अब क्या हुआ वो वापस आ गए, तो अब 1260 में बल्कि इंक्रीज होकर 1575 हो गए, ज़्यादा आपके पास वापस आपने बाय कर लिए। अब अगर कैटल को इंक्रीज किया गया तो डेज में क्या होगा, सेम खाना, सेम वो फॉर्डर जो है, सेम चारा है आपका, वो क्या सेम रेट पे अगर आप वो कर रहे हैं उसको, मतलब कंज्यूम भी कर रहे हैं कैटल, तो बताएं डेज में क्या डिफरेंस आएगा। हमारे लिए क्वेश्चन तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का समझ आ रही है कि डेज ऑब्वियसली इन्वर्सली रिलेट करते हैं इसके साथ। x1 x2 x1 y1 x2 y2, y2 आपको फाइंड करना है, अब x2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो x1 y1 बाई x2 इज इक्वल टू y2 रह जाएगा। x1 की वैल्यू दैट इज 1260 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू दैट इज 50 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 1575 एंड दिस ऑल इक्वल्स टू y2 यानी नंबर ऑफ डेज। कैलकुलेटर अगेन आपको अलाउड है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है, दैट इज 1260 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 1575, सॉरी यहाँ पे आपको ये जो आंसर आया इसको डिवाइड करना है, या अगेन लिख लें, अगर 1260 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 1575 दिस विल गिव यू 40। तो दैट मीन्स पहले 50 डेज में जो खाना ख़त्म हो रहा था अब वो 40 डेज में ख़त्म हो जाएगा, यानी डेज कम हो जाएंगे अगर आप कैटल को इंक्रीज करते हैं। सो द नंबर ऑफ डेज आर 40। जो हमसे पूछा गया था बताएं कितने नंबर ऑफ डेज है जब तक खाना वो लास्ट कर सकता है, तो वो 40 दिन तक वो खाना आपका चलेगा। आफ्टर दैट आपको दोबारा फॉर्डर खरीदना पड़ेगा उनको फीड करने के लिए। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन काफ़ी डिटेल में हमने देखा, कॉन्सेप्ट भी समझ आ गई। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एट अ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 72 एथलीट्स टू लास्ट 6 डेज। एक स्पोर्ट्स कैंप के अंदर इतना खाना काफ़ी है, सफिशिएंट मीन इनफ है, काफ़ी है कि वो 72 एथलीट्स को 6 डेज तक उनको वो सफिशिएंट हो सकता है, वो खा सकते हैं। इफ़ 18 एथलीट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द कैंप, अगर 18 एथलीट्स जो है वो घर चले जाते हैं या वो एब्सेंट हैं कैंप से, हाउ मेनी मोर डेज कैन द फूड लास्ट फॉर द अदर एथलीट्स, स्टेट द अजम्पशन मेड। यानी पहले तो आपका ये केस है कि एक स्पोर्ट्स कैंप के अंदर 72 एथलीट्स के लिए 6 डेज तक एक कंसाइनमेंट आती है खाने की, वो वहाँ पे चल सकती है, यानी खाना आप लेके आते हैं वो 6 डेज तक वो कंप्लीट होता है। अब अगर नेक्स्ट मंथ ऐसा हुआ कि आप 18 एथलीट्स जो हैं वो घर चले गए, छुट्टी पे या कहीं भी चले गए हैं वो कैंप से, अब आप चाहते हैं कि आप पहले ही आप इमेजिन कर लें कि आप जो खाना लेके आएंगे उनकी अजम्पशन तो सेम है, एथलीट्स वो मतलब सेम रेट पे खाना खाएंगे, तो हम शुरू में बात कर चुके हैं। अब चेक ये करना है कि कितने मोर डेज, यानी पहले 6 डेज चलता था, अब कितने मजीद दिन वो खाना चल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं आप, लेट दी एथलीट्स बी एक्स एंड डेज बी वाई। साथ ही अज्यूम भी कर लें, अज्यूम दैट all athletes eat at the same rate, कि उनका जो कंज्यूम करना है खाना जो वो खा रहे हैं वो सब उनका रेट जो है वो यहाँ पे ईट का वर्ड है तो कंज्यूम भी आ सकता है। ऑल दी एथलीट्स कंज्यूम द फूड एट द सेम रेट या ईट द फूड एट द सेम रेट। अब दो बातें यहाँ पे आपको बताई गई थी, पहले x1 आपके पास 72 एथलीट्स हैं, उनके लिए वो नंबर ऑफ डेज 6 थे,
अब कहता है x2, मतलब जो अब आपको एथलीट्स बताए गए हैं वो कितने हैं 72, यहाँ पे 18 नहीं लिखना, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप यहाँ पे 18 लिख देंगे, बिकॉज अब 18 एथलीट्स तो घर गए, तो x2 है 72 माइनस 18, तो करेंगे माइनस, चेक करते हैं कितना आता है। अब हमने इसके लिए y2 फाइंड करना है कि कितने डेज लगते हैं, और ये भी कंप्लीट नहीं करना, साथ में ब्रैकेट में लिखने के मोर नंबर ऑफ डेज, एक्स्ट्रा कितने लग रहे हैं, 6 तो पहले ही थे ना, अब आपने देखना है कितने एक्स्ट्रा डेज जो है इसका आंसर आता है। तो अगेन सोल्यूशन में आपके पास क्या लिखना होता है, सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब वैल्यू आपको y2 की फाइंड करनी है, x2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x1 y1 बाई x2 इज इक्वल टू y2, ये लिखा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ अगर, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू 72 माइनस 18, 72 माइनस 18 विल गिव यू 54, यानी आपके पास 54 एथलीट्स हैं अब जो आपके कैंप के अंदर है। इस बात को समझना है कि मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। तो 72 माइनस 18 दैट मीन्स 54 एथलीट्स अब आपके पास हैं। ये x1 और y1 और x2 y2 की वैल्यू है आपके पास, जस्ट इन वैल्यूज़ को पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या मतलब, अगर मैं x1 की जगह x1 की वैल्यू जो कि 72 एथलीट्स थे पहले, y1 पहले 6 नंबर ऑफ डेज लगते थे, अब आपके पास जो x2 यानी अब आपके पास एथलीट्स कितने हैं 54, बिकॉज 18 एथलीट्स जो हैं वो घर चले गए, तो यहाँ 18 लिखने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये समझ में आना चाहिए कि क्यों गलत होगा, क्यों गलत नहीं लिख सकते हम, 18 लिखने से क्या मसला है कि 18 एथलीट्स तो नहीं है ना अभी कैंप में एथलीट्स कितने हैं 54, 18 तो घर चले गए, तो हम तो कैंप की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कितने टाइम में खाना कंप्लीट होता है। तो दिस इज इक्वल्स टू y2, तो ये ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज 72 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 54, दिस विल गिव 8, 8 इज इक्वल टू y2, यानी 8 नंबर ऑफ डेज वो जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन 6 तो पहले ही हो रहे थे, तो मोर कितने हुए 2, कि अगर आप 8 में से 6 को माइनस करते हैं, बिकॉज 8 जो है ये अब नंबर ऑफ डेज आए और 6 आपके पास पहले नंबर ऑफ डेज थे, तो इनको माइनस करने से आपको क्या मिलेगा 2 मोर डेज। तो रात में आप लिखेंगे सो द, उसको यहाँ से ख़त्म कर दें। अब तो क्वेश्चन क्या था कि फूड कितने दिन लास्ट कर सकता है, सो द फूड कैन लास्ट फॉर 2 मोर डेज। पहले जो खाना 6 दिन के लिए काफ़ी हुआ करता था, अब वो मज़ीद 2 दिन चल सकता है, यानी 8 दिन तक वो हम चला सकते हैं। अगर आपके 18 एथलीट्स जो हैं वो कैंप से कहीं चले जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो आप वही जो आपके एथलीट्स बाकी रह जाते हैं 54, उनके लिए आप उस खाने को 2 डेज़ मोर अपने माइंड में रख सकते हैं कि ये इतना चलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है इंटरमीडिएट लेवल, आगे क्वेश्चन आपके इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा कि आपके लिए कहीं डिफिकल्ट ना हो या आप उसको समझने में फिर या तो कन्फ्यूजन ना आ जाएगा सिलेबस में इंक्लूडेड है या नहीं। सो मेक श्योर कि अंदर क्वेश्चन आपको सारे समझ आ चुके हों। कोई चीज़ डिफिकल्ट लगी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने ट्राई तो काफ़ी किया कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना रहे, कोई भी चीज़ जो अजम्पशन करनी है आपने, कोई भी चीज़ जो लिखनी है फार्मूले के लिहाज से सेम फार्मूला यूज़ करें। मैंने यही 2A में किया, यही 2B में किया कि आपके पास फार्मूले की सारी सेंस है, अगर आपको बात समझ आ जाए, फार्मूला आप सही लगाएं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन अक्सर होता है कि बात तो समझ आ जाती है कि डायरेक्ट या इन्वर्स, पहली बात है कि डायरेक्ट या इन्वर्स का रिलेशन समझ आना चाहिए, कि क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। यहाँ तो चले 2A डायरेक्ट की थी, 2B इन्वर्स की थी, अगर एक साथ लिखे हुए भी क्वेश्चन है तो आप उनमें डिफरेंस कर सकें, तो वो अगर आप डिफरेंस करना जानते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला सही अप्लाई करें, कैलकुलेशन करें, प्लस माइनस टू बी मल्टीप्लाई डिवाइड होना है, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।